हम वो लोग हैं जिन्होंने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई कि हमको लोग वोट क्यों नहीं दे रहे। मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि 4.5 साल हमने फारूक सत्तार भाई के साथ लगाए। फारूक भाई के अंदर कुव्वत फैसला ही नहीं है कि वो जाएं और जाके अपनी चीज़ों को लें। सबसे बड़ी गलती फारूक भाई की ये थी कि कन्वीनर थे, आप अपना ऑफिस छोड़ के क्यों आए। 4 दफ़ा मैं जेल गया इस तहरीक की खातिर। 1 दफ़ा मैंने 90 रोज़ का रिमांड काटा है। मैं किडनैप भी हुआ हूँ, मैं लापता भी रहा हूँ। मतलब मैंने हर तहरीकी जिद्दोजहद में हर मुसीबत का मजा चखा है। और मैं इस राब्ता कमेटी से उस वक्त से लड़ रहा हूँ जब अल्ताफ भाई कायद मौजूद थे। 36 साल हो गए एमक्यूएम में नाक रगड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं हजारों कारकुनान। आपको ये 10, 15, 20 का एक टोला ही नजर आता है कि डिप्टी कन्वीनर भी इधर से ही बनेगा, एमएनई भी इधर से ही बनेगा, गवर्नर भी इधर से ही बनेगा, मेयर भी इधर से ही बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा तो इधर से। मतलब क्या इन लोगों के चेहरों पे क्या लगे हुए हैं भाई? कोई हमारे चेहरे पे चे लिखा हुआ है या इनके चेहरे पे हे? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। कैमरान टिसोरी आते ही पहले डिप्टी कन्वीनर फिर गवर्नर बन गए और उसके बाद ख़बरें आईं और हकीकत में भी ये बात साबित हुई कि बहुत झगड़े हुए, फूट पड़ी। उसके बाद फारूक सत्तार साहब के भी हमने इंटरव्यूज़ लिए, उनकी भी जल्द वापसी का इम्कान है। मगर कराची में जो एमक्यूएम थी अब नज़र नहीं आती। ज़िमनी इलेक्शन के बाद कारकुनान बिल्कुल उन्होंने खुलकर फ़ैसला दे दिया है, वोट्स कम पड़े और सीटें भी हार गई ज़िमनी इलेक्शन में एमक्यूएम। मगर आज हम आपको जो जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ का, क्योंकि जो धड़े बंदी हुई भी है उसमें एक धड़ा सीनियर वर्कर्स का भी है। ये वही सीनियर वर्कर्स हैं जो कि एक ज़माने में अहमियत के हामिल होते थे एमक्यूएम में। क्या है, कौन है ये, आज बात करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं साबका डिप्टी कन्वीनर सैयद शाहिद पाशा साहब और उनसे जानेंगे क्योंकि वो बहुत दबंग बोलते हैं और आजकल काफ़ी एक्टिव हैं सीनियर वर्कर्स को लेकर। तो उनसे बात करते हैं। पाशा साहब, पहले तो एमक्यूएम धड़ों में तकसीम हुई, बहादुराबाद और फारूक सत्तार साहब का ग्रुप हुआ। उसके बाद अब जो सियासत में हलचल मची है कराची की एमक्यूएम की वजह से है, एमक्यूएम में ही हलचल मची हुई है। पहले तो बहाली कमेटी, फिर सरबराही की उसमें हुआ। अब कैमरान टिसोरी साहब आते हैं जिनकी वजह से फूट पड़ी थी, डिप्टी कन्वीनर आते हैं, गवर्नर बना दिए जाते हैं। मगर अब आप लीड कर रहे हैं सीनियर वर्कर्स को। तो ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या होने जा रहा है कराची में? क्या एमक्यूएम क्या कर रही है, क्या करने जा रही है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके चैनल के तमाम लोगों को। देखें, मैं बेसिकली एमक्यूएम का बुनियादी वर्कर हूँ और इस महीने मुझे एमक्यूएम में काम करते हुए 36 ईयर्स हो जाएंगे। तो मोस्टली जो कारकुनान जो एमक्यूएम में आए हैं, जो फाउंडर्स के अलावा जो फाउंडर मेंबर्स हैं, डेफिनेटली वो एपीएमएस से शुरू हुए हैं और 84 में फिर एमक्यूएम की बुनियाद डली। लेकिन मोस्टली जो लोग एमक्यूएम में आए वो 86 के बाद ही आए और मैं भी 86 में ही आया हूँ और उसके बाद से आज तक मुझे 36 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम वो लोग हैं, हमसे मुराद ये कि मेरे जैसे हज़ारों कारकुनान जो कि सीनियर वर्कर्स हैं, जो कि नाराज़ हैं, जो कि खुश नहीं है। नाराज़ भी देखें, नाराज़ होना और खुश ना होना। मैं ये कहता हूँ नाराज़ एमक्यूएम से नहीं है, वो एमक्यूएम की लीडरशिप से खफा है। अच्छा। नाराज़ हैं, मायूस हैं, बददिल हैं। जो मौजूदा सिनारियों में जो इस वक्त एमक्यूएम की लीडरशिप इमर्ज हुई है, मैंने मेरे क्लिप चले बहुत सारे, मैं उसको कहता हूँ एमक्यूएम इज नाउ अ कंपनी। एक कंपनी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। उनके अपने हिस्से साझे हैं, पार्टनरशिप्स हैं, गिव एंड टेक्स हैं, पार्टनर्स हैं। वो कोई एमक्यूएम तंजीम, तहरीक वगैरह सब समझ लें उन्होंने भाड़ में डाल दी और वो काम कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। आप देखें एमक्यूएम को लोग वोट क्यों नहीं दे रहे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपकी वो प्रोडक्ट फेल हुई जा रही है, बार बार फेल हुई जा रही है, लोग ले नहीं रहे, तो आप क्या करेंगी? उसको बेटरमेंट करेंगी ना, उसमें उसकी फॉर्मूले को अच्छा करेंगी, आप उसमें रिफॉर्म लाएंगी। आप मुझे ये बता दीजिए, मगर किसके लिए? कारकुनान के लिए, कारकुनान, अवाम, कराची, सिंध, पाकिस्तान। मगर आप समझते हैं कि बहादुराबाद सोच रही है इस चीजों को? मैं नहीं समझता, मेरा तो यही तो गुस्सा है। मेरा गुस्सा यही है। हमने बहुत, मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि 4.5 साल हमने फारूक सत्तार भाई के साथ लगाए। फारूक भाई के अंदर कुव्वत फैसला ही नहीं है कि वो जाएं और जाके अपनी चीज़ों को लें। सबसे बड़ी गलती फारूक भाई की ये थी कि कन्वीनर थे, आप अपना ऑफिस छोड़ के क्यों आए। हम भी कन्वीनर थे, उनके पीछे पीछे आ गए। कन्वीनर, वही कन्वीनर जहाँ जा रहे हैं, उसूलन नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हम लोग कन्वीनर के साथ आए। मैंने सबसे पहले फारूक भाई से कहा 5 फरवरी के अगले दिन एक इजलास रखें
और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को तहलील कर दें और एक नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं जो कि फ्रेश एंड फ्री हो, जिसमें कारकुनान अपनी मर्जी से अपनी क़यादत को मुंतखब करें। ठीक। वो दिन और आज का दिन मैं अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ। ना फारूक मगर भाई, अब तो आप हिस्सा हैदराबाद के ना, अभी भी मेरा यही मौक़िफ़ है। खालिद भाई से भी मेरा यही मुतालबा है। खालिद भाई से मैंने बोला भी, मेरा एक लेटर मैंने लिखा, पहले ज़बानी बात हुई, खालिद भाई ने मुझसे ये वादा किया था कि तुम आ जाओ फिर हम बैठ के चीज़ों को सही करते हैं। मैंने कहा ओके, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए थी। मैं बाखुदा ना मैं कोई ग्रुप लेकर गया, ना मैंने सारे कारकुनान को राब्ता किया कि चले सब चले, कुछ भी नहीं किया मैंने। जो जहाँ थे वहीं थे, मैंने किसी से नहीं बोला। 2-4 करीबी लोग जो पूछते थे क्या आगे करना है, मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। इस तरह 2-4 लोगों से बात हुई। मगर अब ये तहरीक बन गई है। तहरीक कहाँ बनी? सीनियर वर्कर्स की सीनियर वर्कर्स की तहरीक क्या है? सीनियर वर्कर्स बेसिकली कोई ग्रुप नहीं है। सीनियर वर्कर्स वो लोग हैं जो, आपने भी एक बात कही कि नाराज हैं, खफा हैं, बददिल हैं, मायूस हैं। वो एक मेरी सीनियरिटी को देखते हुए राब्ता करते हैं कि शायद भाई अब करना क्या है, मैं इतना वोकल हूँ। देखिए 4 दफ़ा मैं जेल गया हूँ इस तहरीक की खातिर। एक दफ़ा मैंने 90 रोज़ का रिमांड काटा है, मैं किडनैप भी हुआ हूँ, मैं लापता भी रहा हूँ। मतलब मैंने हर तहरीकी जिद्दोजहद में हर मुसीबत का मज़ा चखा है। और मैं इस राब्ता कमेटी से उस वक्त से लड़ रहा हूँ जब अल्ताफ़ भाई कायद मौजूद थे, माइनस नहीं हुए थे, पाबंदी नहीं लगी थी। उस वक्त 2015 में मैं यही बात कहता हुआ आया था और आज तक मैं यही कह रहा हूँ एमक्यूएम को सही करें। और एमक्यूएम सही नहीं हो रही। एमक्यूएम सही कैसे होगी? एमक्यूएम सही ऐसी होगी कि जब कारकुनान की मर्जी के मुताबिक लीडरशिप आएगी। और वो कब आएगी? जब एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, जो कि फारूक सत्तार साहब भी कहते हैं। हाँ, फारूक भाई भी यही कहते हैं, लेकिन फारूक भाई ने खुद भी यही नहीं किया। खुद भी नहीं किया। जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा वो भी फ्री एंड फेयर नहीं था, वो भी झरलू था। अच्छा। हाँ, मेरे आंखों के सामने तो मुझे उठा के 8वें नंबर पे डाल दिया, तो कामरान टेसरी को नंबर 2 पे डाल दिया। क्या चाह रहे थे फारूक भाई? लड़ाई है, जंग है, जो फितना बरपा हुआ है, जो धड़े हैं, वो सिर्फ सरबराही को लेकर है? नहीं, तो फिर किस पर है? सरबराही को लेके कोई वो नहीं है। सरबराह तो कारकुनान बनाएंगे, जो बनेगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। अभी ये जो आप खुद कह रहे हैं ना कि मुझे 9 नंबर पे डाल दिया, कामरान टिसोरी को दूसरे नंबर पे डाल दिया। इसका मतलब है जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, जिन्होंने जो MNAs रह चुके हैं, MPs रह चुके हैं, माइनस अल्ताफ़ हुसैन के बाद, सभी चाहते हैं कि कोई ना कोई ओहदा मिले उनको, कोई डेजिग्नेशन मिले। तो एमक्यूएम बस इसी में बढ़ चुकी है। एमक्यूएम की हकीकत, एमक्यूएम की जो सियासत थी वो ख़त्म हो गई है। नहीं, आप बार बार कह रही है ना सभी ये चाहते हैं, सभी नहीं चाहते। 10-15 लोग हैं वो चाहते हैं। और इनमें कौन-कौन है? इनमें ये तमाम इस वक्त जो मरकजी क़यादत पे मरकजी डिप्टी कन्वीनर और कन्वीनर्स ये सब बने बैठे हैं, ये हटना ही नहीं चाहते अपनी सीटों से। और मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि सीटों से भाई जब आपकी कारकर्दगी 0 है, आप हारते चले आ रहे हैं, आपको वोट नहीं मिल रहे, लोग नहीं आ रहे, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के बैचमेट डॉक्टर फ़हीम आमिर, डॉक्टर शहाब इमाम और इनकी पूरी टीम जो बुनियादी मेंबर हैं, जो एमक्यूएम बनने से पहले 1979 SMCs के जो लोग हैं, खालिद भाई को ये सोचना चाहिए ना कि वो क्यों जा रहे हैं। वो लोग वो नाराज होकर जा रहे हैं, आप सही नहीं कर पा रहे। हमने खालिद भाई से ये कहा है कि खालिद भाई आप हिम्मत करें। मेरा जो मुतालबा था जो कि वर्कर्स का है, जो वर्कर्स का है, पूरे कराची के एमक्यूएम का है, जो वर्कर्स का है, यही है कि खालिद भाई, फारूक भाई और जितने भी लीडरशिप है एक हो जाए, एक जगह बैठे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब फारूक भाई आए, खालिद भाई आए, XYZ फिर कोई नया कारकुन निकल के आए, आपने एक्सेप्ट करना है। आप नहीं समझते कि जो अब एमक्यूएम है 2016 के वाक़े के बाद, जिसमें बार बार यही होता है, जाहिर सी बात है हम देखते हुए आ रहे, कई साल गुजर गए, फूट, फसाद, फितना, सरबराही की जंग, किसी डेजिग्नेशन को पाने की जंग, ये अब जो हो रहा है चंद दिनों से, जो कि महीना हुआ है, डिप्टी कन्वीनर आए कामरान टिसोरी साहब, फिर उसके बाद गवर्नर बना दिएगा, तो बाग जो पीछे की जो डोर है एमक्यूएम को कोई और चला रही है, पीछे से चलाया जा रहा है। नहीं, कोई पीछे से नहीं चला रहा। मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ। देखिए, एक होती है इनऑर्गेनिक डेवलपमेंट और एक होती है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक यानी कि एक कारकुनान और तमाम लोग मिलकर बैठकर राब्ता कमेटी के उसमें फैसला करते हैं और चीज़ें तय होती हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक कि आप प्रेशर डालकर आप फेक कॉल्स भी करवा सकते हैं उसमें। अभी ये बात तो क्लियर हो गई ना। देखें, कामरान भाई जो आए डिप्टी कन्वीनर बने और गवर्नर बने, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अभी NDU के इजलास में चीफ साहब ने तक ये कहा
फिर पूरी वफाकी हुकूमत, पूरा मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अगर यही चीज तरीके से होती, ये जबरदस्ती हुई है, जबरी हुई है। खालिद भाई, इसका मतलब पीछे से कोई है ना, जो पीछे से भी जो थे वो भी नहीं है। अब वो भी, उन्होंने भी कान पकड़ के तौबा कर ली। आप देखें, आज भी आपने देखा कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजी ISI कभी आए नहीं आए, और इन्होंने कहा कि अब आपको जो करना है करें खुद। लेकिन अभी हमारी राब्ता कमेटी के जो लोग हैं, जो इस वक्त पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, उनको और खालिद भाई को सबको मिलकर ये चाहिए ना कि आप ये जब ऊपर से आपके, जिसे कहते हैं कि साया, छतर साया कह लें, हट गई, कोई प्रेशर नहीं है, तो अब आप हमको बुलाकर मुत्तफिका तौर पे एक तरीके से फैसला करें। अगर सब इनको कंटिन्यू करते हैं, मैंडेट देते हैं, तो कंटिन्यू करें। मेरी तो कोई जाती झगड़ा है ना लड़ाई है, लेकिन ये जो आपका काम गलत तरीके से हो रहा है कि जबरदस्ती बना के बिठा दिया, तो पूरी दुनिया तो हंस रही है ना। तो कारकुन क्या पागल है जो बैठे होंगे? कारकुन तो काम छोड़ के जा रहे हैं, कोई छोड़ के। समझते हैं कि जो काबीना है, जो राब्ता कमेटी है, जो अभी सरबराही कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और जो दीगर रहनुमा है, जो MNAs MPs, उनकी ईमा पर उनके फैसले के मुताबिक कामरान टिसोरी गवर्नर बने, तो आप क्या समझते हैं कि जो बनाया गया है उनमें सलाहियत है कामरान टिसोरी साहब के अंदर कि वो एक गवर्नरशिप को उस जैसा करें? क्योंकि माजी में मिसाल मिलती है, 13 साल से ज़ायद का अरसा गवर्नर इशरतुल अब्बास साहब ने गुजारा, और वो एक मिसाल है कराची में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो आप समझते हैं कि उस जैसा या थोड़ा बहुत कर सकते हैं? भाई उससे भी अच्छा कर सकते हैं अगर करने पर आए। मैं देखें किसी की एबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप करें, मगर ये कौन सा तरीका करने का कि आधे लोग नाराज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ऐसी कैसी पार्टी में मुसीबत आ गई? आप सबको मनाकर एग्री कर करें, अगर सब एग्री नहीं है तो नहीं करें। मगर ये क्या बात कि इधर से फोन आ गया, उधर से फोन आ गया, ये तरीका कार गलत है ना। आप ये नहीं करें, दोस्तियां नहीं, आप अपनी इन्वॉल्व करें दोस्तों को, अपने दोस्त इन्वॉल्व करके आप कितने दिन रह लेंगे। अभी देखें ना, अभी हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई MQM के अंदर एक मेरिट के निज़ाम होना चाहिए। मेरिट में राब्ता कमेटी के बहुत सारे लोग इस फैसले से नाराज हैं। जो फैसला 9 सितंबर को हुआ, उस फैसले से बहुत सारे लोग नाराज हैं, जिसमें 3 डिप्टी कन्वीनर्स बनाए गए और कुछ लोगों को लिया गया। हम 36 साल हो गए MQM में नाक रगड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं हजारों कारकुनान। आपको ये 10, 15, 20 का एक टोला ही नजर आता है कि डिप्टी कन्वीनर भी इधर से ही बनेगा, MNE भी इधर से ही बनेगा, गवर्नर भी इधर से ही बनेगा, मेयर भी इधर से ही बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा तो इधर। मतलब क्या इन लोगों के चेहरों पे क्या लगे हुए हैं भाई? ये कोई हमारे चेहरे पे चे लिखा हुआ है या इनके चेहरे पे हे लिखा हुआ है? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये बड़ी बात क्या, ये फैक्ट है। हाँ। ये बात चले लोगों तक जाए। हमारे जो सीनियर साथी हैं उन सबके जहनों में, दिमागों में यही बात है, और इसका रिजल्ट ये है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको लोग वोट नहीं दे रहे। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते तो MQM इतनी बुरी तरह हारती कि शायद अभी तो शायद थोड़ी बहुत रमक बाकी है उठने की, तब तो वो भी नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, अब बैक टू दैट टॉपिक के सीनियर वर्कर्स आपके साथ आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हम MQM को बहाल करेंगे और मेरिट की बेसिस पर चीज़ें होंगी। तो उसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा कि उस सीनियर वर्कर्स के ग्रुप में कितने सीनियर्स हैं, कितने जुड़े हुए हैं, और कहाँ से, किन किन शहरों से? क्या कोई लंदन से भी अटैच है उसमें? नहीं, लंदन का तो मैं नहीं कह सकता, दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम तो देखें, जितनी हमारी जिद्दोजहद है वो ग्राउंड पर है। वी आर नॉट एफिलिएटेड एंड नॉट अटैच विद एनी ग्रुप। हम अपनी MQM को बचाने के लिए ग्राउंड पर जो लोग मौजूद हैं उनसे 2 तरीके से बात कर रहे हैं। तमीज से, तरीके से सारी चीजें सही कर दें, दैट इज वेरी गुड। वरना अगर इसके लिए हमें मोर्चा बंदी भी करनी पड़े, धरना भी देना पड़े वहां जाकर, और जाकर राब्ता कमेटी के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे, उसके बाद फिर वहां पर अगर कोई बदतमीजी हो गई, कोई उल्टी सीधी चीज हो गई, हम उससे बचना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए कारकुनान बहुत गुस्से में, ये खालिद भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि या तो खालिद भाई जनरल वगैरह इजलास बुलाएं, पूरी राब्ता कमेटी को तहलील करें, एक 10-15 रुकनी एडहॉक कमेटी बनाए, और वो एडहॉक कमेटी 15-20 दिन के अंदर ग्रॉस रूट लेवल से UC वाइज इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमारा जो मुतालबा है, जो तरीकाकार हमने डिजाइन किया है, वो जो कि डिबेटेबल है, जिस पर बात हो सकती है कि 2 तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे 2 मरहलों में। पहले ग्रॉस रूट लेवल पर होंगे, और जो कारकुनान कम से कम 6 महीने या साल भर का हम एक क्राइटेरिया रखेंगे, हाजिरी लगाते रहें UC में, वो इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन होगा। वो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगा अपने जिम्मेदारान को पूरे कराची से, हर UC से 6 लोग। और ये होगा कब? ये
हम वेट कर रहे हैं कि ये खुदा के वास्ते खालिद भाई, फारूक भाई सब मिलके करें। अगर इतना ही वक्त गुजर गया तो वो फिर हाथ से नहीं, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। हम देखें, हम बहुत खालिद भाई से तो मैं हाथ जोड़ के एक अपील कर चुका हूँ। मेरी एक ऑडियो भी रिलीज हुई जिसमें मैंने खालिद भाई से बात की, फिर मैंने एक लेटर भी लिखा, फिर मैंने खालिद भाई को मुतअद्दिद मैसेजेस भेजे जो उन्होंने सीन किए, जो मेरे अभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज मौजूद हैं। लेकिन खालिद भाई नहीं फैसला कर पा रहे। या तो खालिद भाई डर रहे हैं, या तो खालिद भाई में हिम्मत नहीं है। खालिद भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खालिद भाई तमाम लोगों को जमा करें, कारकुनान का इजलास बुलाएं। और खालिद भाई ये पिछले जनरल वर्कर इजलास में, जो लास्ट जनरल वर्कर इजलास हुआ है, जो NA 245 के इलेक्शन से पहले हुआ था, उसमें खालिद भाई ने ये इंदिया दिया था कि मैं कारकुनान को बुलाऊंगा सबको, और कारकुनान फैसले करेंगे। अक्सरियत से राब्ता कमेटी सामने चली जाएगी, कारकुनान फैसले करेंगे, और नई राब्ता कमेटी है जो भी करना है वो कारकुनान करेंगे। जब खालिद भाई की ये बात आ गई समझ में, सोच में, तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और हम नीचे जाए चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2023 में जो इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें MQM 1-2 सीट पर ही आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2018 के इलेक्शन में जो हुआ और उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शंस में हुए वो सबके सामने हैं। हम उससे पहले MQM से गंद साफ कर देंगे। और ये गंद क्या है? ये गंद वोट टोला है जो इस वक्त MQM पर काबिज है, जिसकी शक्लें देखकर लोग वोट देना पसंद नहीं कर रहे। XYZ नाम सबको पता है, मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाह रहा। उन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, इज़हारुल हसन साहब, फैसल सब्ज़वारी और जो भी राब्ता कमेटी में है, MNA है, MP है। MNA MP से बेचारों को कोई ताल्लुक नहीं है। जो राब्ता कमेटी इस वक्त मौजूद है, उसकी जो कोर कमेटी के जो करता धरता लोग हैं, जो ना राब्ता कमेटी के फैसलों को मानते हैं, यानी राब्ता कमेटी के खुद के फैसलों को नहीं मानते हैं, फूट पड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है। हाँ, ये बातें सच थी जो पिछले दिनों आई, लड़ते हैं, किश्वर जोहरा बाजी तो बहुत वोकल हुई ना, उन्होंने तो मीडिया पर भी आके बोला। इसी तरीके से 10-15 राब्ता कमेटी के मेंबरान ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई उसूल से एक टेबल पे बैठ जाए तो फिर हम भी अपनी राय का इजहार करें, अगर हमारी राय की कोई अहमियत हो, वरना राय हमसे लें और फैसले 4-5 लोग करें तो फिर बेकार है ऐसे इजलासेस में आना। ठीक है, ये है। बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज़, बयानबाजी, गुफ्तगू मीडिया पर आ रहे हैं, आज हमने एक और सच मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सैयद शाहिद पाशा उसकी ज़बानी सुनाई। और अब ये देखना है कि MQM पाकिस्तान 2023 में जो आम इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें किस पोजीशन पर आएगी। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।